नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां पलासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि यानी कि 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी और वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। दूसरा कारण यह था कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। और अगली शर्त थी, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। और चौथी कारण है कि अवध का शेष भाग यानी कि इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला को वापस कर दिया गया। और पांचवा जो था शर्त, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। छठवां था कि मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब एवं कलायू को पारस्परिक सहयोग करना होगा। सातवां जो था शर्त, इस प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उनके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई, वह नाम मात्र के शासक रह गए। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, इस एक्ट की क्या कमियां थीं? सन 1772 ईस्वी तक बंगाल के आर्थिक संसाधनों का कंपनी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की राशि कर्ज के रूप में मांगी। तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण किए जाएं। अतः कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर पास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित कमियां थी। पहली कमी जो थी, रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह काउंसिल के अधीन था। दूसरा जो कारण था, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग चेन्नई तथा मुंबई की अतिरिक्त नीति पर कोई अधिकार नहीं रखते थे। तीसरी जो कमी थी, चेन्नई तथा मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहने के कारण तथा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। चौथा जो कारण था, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया था तथा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के कोई कार्य नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, बेलेजली की सहायक संधि के क्या उद्देश्य थे? तो बेलेजली की सहायक संधि के उद्देश्य निम्न हैं। अंग्रेजों के हित में सहायक संधि बहुत बड़ा महत्व रहा। इसके द्वारा कंपनी के साधनों में अपार वृद्धि हो गई और कंपनी का व्यय कम हो गया। उसकी प्रतिष्ठा में
वृद्धि हुई और भारतीय राज्यों पर फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया। भारतीय नरेशों को सहायक संधि से पंगु बना दिया गया। उनका अपने राज्य की बाह्य नीति पर बिल्कुल अधिकार न रह गया। कंपनी की सेना के लिए उन्हें बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता था, जिसका भी वास्तविक बोझ जनता के ऊपर पड़ा। भारतीय राजाओं की सेना की संख्या कम कर दी गई, जिससे बहुत से सैनिक बेरोजगार हो गए और विवश होकर समाजद्रोही बन बैठे। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन पाकर अधिकांश भारतीय शासक विलासी एवं आक्रमणीय हो गए। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो कॉर्नवालिस इस्तमरारी बंदोबस्त, उनकी अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुई थी। इजारेदारी यानी कि एकाधिकार व्यवस्था की असफलता के बाद कंपनी ने नई योजना लागू की, किंतु वह भी सफल ना हो सकी। अंत में कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व स्थायी तौर पर निश्चित करने का निर्णय कर लिया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस को ही भारत में ब्रिटिश पद्धति की असैनिक सेवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को जमींदारी का मालिक बना दिया गया। नए जमींदार से एक निश्चित रकम सरकार को निश्चित समय पर देने के लिए कहा गया, बाकी रकम छोड़ दी गई। उसे जमींदारी का वंशगत अधिकार मिल गया। वह अपनी इच्छानुसार जमींदारी को बेच या रेहन रख सकता था, जबकि मुगल साम्राज्य में जागीरदारों से जागीरें छीनी जा सकती थीं। जागीरदार जागीरें बेच नहीं सकते थे, वे किसानों को बेदखल नहीं कर सकते थे। आशा की जाती थी कि अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी की आय नियमित हो जाएगी। साथ ही जमींदारों का एक नया वर्ग जन्म लेगा, जो कंपनी के प्रति निष्ठावान रहेगा। अधिकांश बड़े जमींदार गांव से दूर शहर में रहने लगे। वे किसानों से अधिक धन लगान के रूप में ऐंठने लगे। 1799 ईस्वी में उन्हें अधिकार दिया गया कि वे लगान न देने वाले किसानों को जमींदार से बेदखल कर दें और उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। फसल न होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे। उस समय बड़ी संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया गया था। बेदखली के कारण किसान भूमिहीन खेत मजदूर हो गए। आगे चलकर अस्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनाज तथा अन्य सामग्रियों की मांग बढ़ी। फलस्वरूप खेती का विस्तार हुआ। खेती के लिए नई भूमि की मांग बढ़ी। इस कारण जमींदारों ने लगान बढ़ा दिया। जमींदारों की आय बढ़ती गई, किंतु सरकार को भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय ज्यों की त्यों रह गई। अगला प्रश्न है, विलियम बेटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो सन 1828 ईस्वी में विलियम बेटिक गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह उदारवादी विचारों का व्यक्ति था तथा उस पर ब्रिटेन के तात्कालिक सुधार आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जन कल्याण के कार्यों में उसकी रुचि थी, अतः भारत आने पर यह के समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हुआ। पहला जो कारण था, सेना में प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा को वो समाप्त कर दिया। और दूसरा जो है, भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए। तीसरा है, आगरा के क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त कर दिया। और चौथा है, किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण किया गया। यद्यपि अंग्रेज शासकों ने भारतवासियों के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, तथापि बेटिक सामाजिक सुधार यानी कि कुरीतियों के प्रति उदासीन न रह सका। उसने इसका अंत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। वहाँ मद्रास तथा बम्बई प्रांतों में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए। किसान सरकार को सीधा लगान देने लगे। उन्हें पैदावार का आधा भाग सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इस प्रथा से अंतर्गत किसानों की दशा में कुछ सुधार आई।
अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था को समझाइए। उत्तर पश्चिम प्रांत वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के हिस्सों और पंजाब सरकार ने गांव के पूरे समाज यानी कि महालों के साथ भूमि एवं लगान संबंधी समझौता किया। भूमि पर पूरे महाल का अधिकार होता था। प्रत्येक गांव की मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती थी और उसका अदायगी की जिम्मेदारी किसी उत्तरदायी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। इस व्यवस्था को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती थी। अगला प्रश्न है, पिट का इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत के गवर्नर जनरल की शक्ति को कैसे मजबूत बनाता है? तो ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन से एक नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एक एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजी का मुख्य सेनापति बनाया गया। इससे गवर्नर जनरल की शक्ति मजबूत हो गई। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत में कंपनी के शासनकाल की दो नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण थीं क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ और उनमें पहली थी सहायक संधि नीति और दूसरी जो थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बेलेजिली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। इस नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता नहीं की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी राज्य के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार या निकट के संबंधी को ही गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी हुआ होता था। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग के सुधारों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का काल सुधारों का काल कहलाता है, स्पष्ट करें। तो अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी थी और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था। हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया था। तो राजस्व सुधार नीति है। राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष के लिए दिए गए और उन्हें भूमि स्वामित्व से मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पद मुक्त कर भारतीय दीवानों को नियुक्त की गई। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों की काफ़ी हानि हुई। अगली जो है न्याय व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे। हिंदुओं के मामले का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का निपटारा मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क देने पर मनाही थी। अगला प्रश्न है अगली है शैक्षिक सुधार। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में
कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? इस प्रदेश में अधिक ठंड और वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में वनों का अभाव है। इसीलिए टुंड्रा प्रदेश ठंडे मरुस्थल होने के कारण वनस्पति विहीन है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु से कुछ रंग बिरंगे फूल, घास, लिचिन, लाइकेन, काई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? तो यहाँ पर निवास करने वाले मानव का जीवन हमेशा दुख में रहता है, क्योंकि उसे भीषण एवं कठोर ठंड, भोजन का अभाव तथा बर्फीले तूफानों का हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसमें एस्किमो, लैप्स तथा समोरी जातियां प्रसिद्ध हैं। रेनडियर नामक पशु मानव का एकमात्र सहारा है। इन प्रदेशों में जलवायु की विषमता के कारण जनसंख्या कम मिलती है। अगला प्रश्न है, जलवायु का महत्व मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जलवायु के अंतर्गत तापमान और मुख्य वर्षा है। मानव जीवन एवं उनके रहन सहन, वनस्पति एवं जीव जंतु का सीधा संबंध जलवायु से ही है। जैसी जलवायु होती है वहाँ के मानव का जीवन भी उसी अनुसार होता है। गर्म जलवायु के अनुसार लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं तथा शीत प्रदेशों के लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार उनका खान पान आदि होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।